ये जो लोअर लिम्ब डिफॉर्मिटी है जिसको नॉक नी भी कहते हैं, घुटना टेढ़ा होता है। नॉक नी बेसिकली ये हमारा थाई का कंपोनेंट है, लेग का नी है, तो पैर ऐसे बाहर को जाने लगता है। ओके, इंडिया में बहुत कॉमन ये प्रॉब्लम आती है कि पेरेंट्स यूजुअली लेट लेके आते हैं 12-13, जब फिर बड़ी सर्जरी चाहिए होती है, छोटी सर्जरी से हम नहीं कर पाते हैं मैनेज। पर्थी डिजीज की एक और बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें दर्द नहीं होता है, बच्चे को कोई पेन नहीं होता, बस हल्का लंगड़ापन आने लगता है। तो अगर पेरेंट्स ये ऑब्जर्व करें कि बच्चा हल्का लंगड़ा रहा है, चाहे वो माइल्ड ही हो, तो भी कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन या पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन। नॉर्मली एक बच्चा गर्दन 3 महीने पे संभालता है, 6 महीने पे बैठने लगता है, 1 साल के आसपास चलने लगता है। तो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे में मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारे माइलस्टोन्स डिले हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं बात करने जा रहा हूं एक रिनाउंड चाइल्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन से। जी हां, जिनका नाम है डॉक्टर सोमेश विरमानी। विरमानी साहब हमारे साथ हैं। ये चाइल्ड ऑर्थोपेडिक, पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, इनफैक्ट जिसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाएगा, वो हमारे साथ हैं। और इनका लंबा अनुभव है बच्चों के इलाज को लेकर के। बच्चों में इन दिनों कई तरह की बीमारियां होती हैं। कई बीमारियां आनुवांशिक होती हैं, जेनेटिकली होती हैं, और कई बीमारियां एक्वायर की जाती हैं, जन्म के बाद उनमें डेवलप होती हैं। आखिरकार किस किस तरह की बीमारियां होती हैं, उससे क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है, उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि छोटे शहरों में, गांव में कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स इग्नोरेंट होने की वजह से, उनमें अवेयरनेस की कमी होने की वजह से वो अपने बच्चों का इलाज करा नहीं पाते हैं। और उसके बाद जब बीमारी विभत्स रूप ले लेता है, तब वो डॉक्टर के पास बड़े शहरों में पहुंचते हैं। जाहिर तौर पर आज हमारे साथ डॉक्टर सोमेश विरमानी हैं, जिनके बहुत सारे परिचय हैं। मैं आपको बता दूं कि वो प्रेस्टिजियस ऑर्थोपेडिक सोसाइटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी हैं, जिसमें इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के वो सदस्य भी हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 साल से ज्यादा का अनुभव इनको प्राप्त है। इन्होंने बच्चों का इलाज किया है। तो मेरा सबसे पहले डॉक्टर विरमानी, आपका TV9 पर स्वागत है। मैं सबसे पहले ये समझना चाहूंगा कि आखिरकार ऑर्थोपेडिक सर्जन और पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन में डिफरेंस क्या है? इतने स्पेशलाइजेशन की जरूरत क्या पड़ती है? क्या बच्चों के हड्डियों के इलाज में कोई डिफरेंट मैकेनिज्म इस्तेमाल करना पड़ता है? क्या वो डिफरेंट स्टडी है, या बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन की वजह क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स आपके चैनल पे आई विल बी टॉकिंग टू अबाउट दैट। सो आपका जो क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स अलग कैसे है? पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स नाम से तो लग ही रहा है कि हम बच्चों की बोन एंड जॉइंट डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। बच्चों की बोन्स ही जो है वो पर से अडल्ट से अलग हो जाती हैं। कुछ चीज़ें उनमें अलग हैं, जैसे बच्चों की बोन्स ग्रो कर रही होती हैं, अडल्ट की बोन ग्रो कर चुकी हैं, उसके बोन के दोनों ऊपर और नीचे वाले दोनों हिस्से पे ग्रोथ प्लेट होती है, जहाँ पे हड्डी लंबी हो रही होती है। सेकेंड, बच्चों के बोन में काफ़ी हिस्सा कार्टिलेज का होता है। ओके, कार्टिलेज बोन से कम स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग या फिर थोड़ा सॉफ्ट होता है। वो जॉइंट की मूवमेंट में तो हेल्प करता ही है, साथ में ग्रोथ प्लेट में भी कार्टिलेज ही होता है। सो बच्चों में कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है या कोई चोट लगती है, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो कार्टिलेज है या ग्रोथ प्लेट है, उसको हम एकदम मेटिकुलसली उसको वापस अपनी जगह पे लाएं। अदरवाइज़ बच्चों में आगे जाके बहुत, जो आप शुरू में कह रहे थे बच्चों की कॉमन बीमारी है, तो शॉर्टनिंग, डिफॉर्मिटीज़ बहुत कॉमन हो जाती हैं। सो वन थिंग इज़ दैट। सेकेंड थिंग, कुछ बीमारियां पर्टिकुलरली होती ही बच्चों की हैं, लाइक जो अनुवांशिक, जिनको आप कॉन्जेंटल डिजीज़ कह रहे थे। अगर कोई बच्चा टेढ़े पैर लेके या छोटा पैर लेके पैदा हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट एडल्ट पे नहीं, तभी हमें एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही हमें करना है। सेकंड, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ बच्चों में, जैसे पर्थीज डिजीज़ या स्लेप्ट कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस, वो बच्चों की ही बीमारियां हैं। और उनको, लेकिन बिकॉज बच्चों में हीलिंग पोटेंशियल बेटर है, अगर हम इन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं और हम
पा भी पाते हैं उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स को। सो उसके अलावा जो सेरेब्रल पाल्सी मैंने एक बात की काफ़ी कॉमन है। सेरेब्रल पाल्सी भी यूजली बच्चों में जब वो ड्यूरिंग डिलीवरी या फ्यू वीक्स आफ्टर डिलीवरी उनके ब्रेन को कुछ इंजरी हो जाती है, तो वो भी बच्चों में ही है। सो इन नटशेल मतलब बच्चों का डिजीज़ स्पेक्ट्रम भी अलग है, बोन की कॉम्पोजिशन भी अलग है, और उनकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो उसके चलते हमें उसके बोन को अलग तरीके से थोड़ा ट्रीट करना पड़ता है। एंड सेकेंडली बच्चे थोड़े फॉरगिविंग भी होते हैं। अडल्ट्स में अगर कोई फ्रैक्चर है तो हमें उसको बहुत अच्छे से अलाइन करना पड़ता है, बट बच्चों में क्योंकि ग्रोथ होनी है, आगे जाके ग्रोथ के साथ काफ़ी कुछ हड्डी वो अपने आप ही सीधी हो जाएगी, तो हम काफ़ी कुछ विद इन अ लिमिट हम जानते हैं हम किस बोन में कितना डिफॉर्मिटी एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हम कई बार सर्जरी भी अवॉइड कर पाते हैं, पर्टिकुलर इन चिल्ड्रन। सो ये कुछ वजह हैं जिसके चलते बोन पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर बच्चों को हम अलग से ट्रीट करते हैं, और उसके लिए हमें ट्रेनिंग भी डेफिनेटली अलग से चाहिए होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ क्योंकि मैं पहले दोनों एडल्ट बच्चों और बच्चों दोनों को करता था। सो आई वॉज नॉट दैट प्रोफेशनल प्रॉब्ली, लेकिन आफ्टर माई 3 years ऑफ स्पेशलाइज ट्रेनिंग इन पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स देन आई कुड रियलाइज कि ये अलग है, अलग फील्ड है, और अब उसके बाद मैं 15 साल उसको भी करते हुए हो गए हैं। मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहूंगा कि बाल ऑर्थोपेडिक्स के तौर पर बच्चों में कौन कौन सी सामान्य बीमारियां बार बार सामने आई हैं? क्योंकि आपने अभी बात की सेरिब्रल पैल्सी, आपने बात की एक दो बीमारी की, और आपने बात की जो कि बहुत कॉमन है, और अगर उसका इलाज सही तरीके से मेटिकुलसली किया जाए तो वो बिल्कुल इम्प्रूव कर सकता है, रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके जरिए दर्शकों को ये पता चल सके कि आखिरकार वो कौन सी बीमारियां हैं जो बच्चों में अक्सर होती हैं, पाई जाती हैं। अगर पेरेंट्स अवेयर रहें, अलर्ट रहें, तो उस बीमारी का इलाज हो सकता है। बिल्कुल। सो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस में कॉमन बीमारियां जो हम डे टू डे बेसिस पे डील करते हैं, एक तो डिफॉर्मिटीज़, पैर का टेढ़ापन, नॉकनी बोलते हैं हम, बो लेग बोलते हैं, वो बहुत कॉमन है। उसका मोस्ट कॉमन, कई सारी वजह हैं, बट मोस्ट कॉमन कॉज उसका विटामिन डी डेफिशिएंसी है। और भी वजह हैं, विटामिन डी पूरा होते भी कई बार बच्चों का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता, तो उसकी वजह से भी टेढ़ापन आता है, नंबर 1। नंबर 2, बिकॉज ऑफ गुड NICU फैसिलिटीज़, बिकॉज कम वेट के बच्चों को भी अच्छे से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, इवन इन पेरिफेरी छोटी जगहों पे भी, तो सेरेब्रल पाल्सी का इंसिडेंस काफ़ी बड़ा है। उसके अलावा कॉन्जेंटल एनोमलीज, पैदाइशी बीमारियां जिनको हम कहते हैं, जो पैदा होते ही बच्चों का पैर टेढ़ा होता है, छोटा होता है, जैसे क्लब फुट एक बहुत कॉमन बीमारी है, CTEV हम उसको अपनी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। उसके अलावा हिप का पैदाइशी तौर पे बाहर होना, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप या कॉन्जेंटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, वो कॉमन है। उसके अलावा और भी पैर की, हाथ की कुछ रेडियल क्लब हैंड, ऐसी कुछ पैदाइशी बीमारियां हैं। 2 और बीमारियां जिनका मैंने पहले भी नाम लिया, पर्थिस डिजीज़, वो भी अल्लाह से कि बहुत ही कॉमन है, बट दैट्स आल्सो वन ऑफ द कॉमन डिजीज विच वी डील इन पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स रेगुलरली ऑन अ डे टू डे बेसिस। राइट। तो ये पर्थिस में होता क्या है दरअसल, क्या सिम्टम्स होते हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे डील करते हैं? और साथ ही साथ मैं ये भी चाहूंगा कि ये लोअर लिम्ब डिफॉर्मिटी, ये तो कॉन्जेनिटल है नहीं, तो ये जो लोअर लिम्ब डिफॉर्मिटी है जिसको नॉक नी भी कहते हैं, घुटना टेढ़ा होता है, तो एक तो आनुवांशिक बीमारी है, कॉन्जेनिटल डिजीज है, एक बड़े होने के बाद होता है। तो इन दोनों में जरा डिफ्रेंशिएट करके बताइए, जो पर्थिस जिसको आप कहते हैं कि कॉमनली डील करते हैं, वो किस चीज की वजह से होता है, क्यों होता है, क्या अवेयर्ड पेरेंट्स जो हों, क्या उनके बच्चों में इस तरह की समस्या नहीं होती, और होती है तो उसकी पहचान कैसे करें और फौरन आप जैसे डॉक्टर के पास कैसे पहुंचा जाए? एक तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे थोड़े ग्रोन अप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिनके घुटने टेढ़े हो जाते हैं, जिसको हम लोअर लिम्ब डिफॉर्मिटी से ग्रसित बताते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नॉक नी कहते हैं, उसको कैसे पहचाना जाए? उसके सिम्टम्स किस तरह के होते हैं कि वो देखते ही लगे कि इस तरह की बीमारी हो रही है और हमें फौरन किसी पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना चाहिए?
आपने बहुत दो रेलेवेंट अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, आई एम हैप्पी फॉर दैट। दो अलग अलग हैं पर सबसे पहले मैं नॉक नी बताता हूँ क्योंकि ज़्यादा कॉमन है। नॉक नी बेसिकली ये हमारा थाई का कॉम्पोनेंट है, लेग का नी है, तो पैर ऐसे बाहर को जाने लगता है। ओके, नॉक नी काफ़ी कॉमन है और जैसे मैंने पहले बताया विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी का बॉडी में कम होना सबसे बड़ा रीज़न है उसका। विटामिन डी बोन कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होता है बॉडी में, जो हम दूध से या व्हाटएवर सोर्सेज से हम कैल्शियम ले रहे हैं उसकी अब्जॉर्प्शन में विटामिन डी हेल्प करता है। अगर किसी वजह से बच्चे के बॉडी में विटामिन डी कम है तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन घट जाती है, और वो घटती है कैल्शियम फिर आगे बोन के मेटाबॉलिज्म और बोन की स्ट्रेंथ और बोन की लेंथ बढ़ाने के लिए चाहिए, तो बोन वीक होती है। एंड देन सब्सिक्वेंटली जैसे बच्चा चलता है तो वो टेढ़ापन आने लगता है। इसका कॉमन प्रेजेंटेशन डेफिनेटली टेढ़ा दिखने लगता है बच्चा, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। ऑल तो शुरू में बहुत कम होता है और बच्चे पेरेंट्स कई बार नोट नहीं कर पाते हैं, बट एज यू सेड के समय पे आना नॉक नी, ऑल तो सभी बीमारियों पर नॉक नी में बहुत हेल्पफुल हो सकता है बच्चे के लिए। छोटे बच्चों में लाइक 5, 7, 8 साल तक भी हम ज़्यादातर कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अगर विटामिन डी की कमी से, और कोई कमी नहीं है। फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि हम देखते हैं किस वजह से है। लेट से विटामिन डी की कमी निकल के आई तो 5, 7, 8 साल तक हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ विटामिन डी देंगे एंड विल वेट, क्योंकि बच्चे की उसके बाद काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल अभी है। 2, 4 साल जब विटामिन डी हम दे देंगे तो वो अपने आप सीधा हो जाएगा। प्रॉब्लम 8 साल के बाद आने लगती है या 9 साल के बाद, 8 साल के बाद जब टेढ़ा है वो बच्चा, अब ग्रोथ पोटेंशियल बहुत कम बचा है। 2 साल 3 साल, लड़कियों में 2-3 साल और लड़कों में भी थोड़ा सा ज़्यादा, तो लड़कों में थोड़ा ज़्यादा वेट कर सकते हैं। तो अगर पेरेंट्स उस स्टेज पे हम मेरे पास ले आते हैं बच्चे को, तो इट्स ईजी फॉर मी टू मैनेज, बिकॉज एक बहुत छोटी सी, जिसको हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं, उससे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। बट इंडिया में बहुत कॉमन ये प्रॉब्लम आती है कि पेरेंट्स यूजुअली लेट लेके आते हैं, 12-13, जब फिर बड़ी सर्जरी चाहिए होती है, छोटी सर्जरी से हम नहीं कर पाते हैं मैनेज। सो थ्रू दिस इंटरव्यू, थ्रू दिस चैनल, आई वुड लाइक टू मैं सभी पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि बच्चों की बोन्स में, पैरों में पर्टिकुलरली कोई टेढ़ापन, चाहे वो नॉक नी या फिर बो लेग है, तो आप उनको जल्दी लेके आएँ, कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड दैट कैन बी डन एंड मैनेज एट दैट स्टेज। नाउ कमिंग टू योर सेकेंड पार्ट, यू आस्क्ड अबाउट पर्थीज डिजीज़। पर्थीज डिजीज़ हिप की डिजीज़ है, वो जो कूल्हे के जोड़ की डिजीज़ है, उसमें कूल्हे का जो गोला है उसकी ब्लड सप्लाई घट जाती है, और ब्लड सप्लाई घटने की वजह से वो कूला ऐसे, दैट्स अ ग्लोबुलर, ऐसे स्फेरिकल बॉल के जैसा होता है, और अगर ब्लड सप्लाई घट जाती है तो वो पिचकने लगता है, फ्लैट हो जाता है, तो एक बॉल से वो पिचकने लगता है। तो बट बच्चों में क्योंकि हीलिंग कैपेसिटी बेटर होती है, अगर उसकी एज 6-7-8 साल तक है तो वो खून का दौरा वापस भी आता है और वो फ्लैट से वापस गोल हो जाता है। तो एज ए पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन मेरा काम क्या है कि वो जो 2 या 2.5 साल तक हो, पहले फ्लैट होकर वापस गोल होने वाला है, उस समय तक उस गोले को या उस हिप जॉइंट को प्रिजर्व रखना। तो फिर वही बात, लेकिन अगर पेरेंट्स लेट लाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और पर्थीज डिजीज़ की एक और बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें दर्द नहीं होता है, बच्चे को कोई पेन नहीं होता, बस हल्का लंगड़ापन आने लगता है। तो अगर पेरेंट्स ये ऑब्जर्व करें कि बच्चा हल्का लंगड़ा रहा है, चाहे वो माइल्ड ही हो, तो भी कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन या पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, लेट देम असेस एंड डिसाइड कि कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। एक और बीमारी की हमने चर्चा की, वो है सेरेब्रल पैल्सी, एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि उनके माता पिता और परिवार के लिए भी समस्याएं होती हैं। इन बच्चों के लिए भविष्य में क्या इलाज और सुधार की संभावना हो सकती है, क्योंकि सेरिब्रल पैल्सी भी बहुत कॉमनली सुना जाता है। आखिरकार ये किस तरह की बीमारी है? क्या ये कॉन्जेनिटल है या जन्म के बाद होता है, बच्चे बड़े होते हैं तब होता है? और ये बीमारी होती है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे इसको पहचाना जाए, ताकि हम अपने दर्शकों को बता सकें और वो अवेयर हो सकें, जान सकें और फौरन आप जैसे डॉक्टर को कंसल्ट कर सकें। बिल्कुल। सो सेरेब्रल पाल्सी का इंसिडेंस पे पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। वजह क्या है उसकी? प्रॉब्लम बिकॉज सेरेब्रल पाल्सी होती क्या, पहले मैं आपको वो बताऊंगा। सेरेब्रल पाल्सी जैसे नाम कह रहा है, डिलीवरी के समय या शुरू के कुछ हफ्तों में बच्चे के ब्रेन को, सेरेब्रम को, ब्रेन को किसी वजह से कुछ चोट पहुंची। चोट मीन्स कुछ इंसल्ट हुई, एंड यूजुअली वो होती है इंसल्ट के बच्चे के ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है। नॉर्मली बच्चा पैदा होते ही रोता है, राइट।
अगर बच्चा पैदा होते ही रोएगा नहीं, रोने से क्या होता है कि पहले तो उसको ऑक्सीजन और सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं मदर के थ्रू, लेकिन अगर बच्चा रोने लगता है, जैसे ही रोता है तो उसके शरीर में हवा जाने लगती है। दैट्स अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म कि जो भगवान ने प्रॉब्लम बनाया है कि सांस लेना शुरू होता है। और हम ऐसा सुनते हैं कई बार कि बच्चा पैदा होते रोया नहीं। अगर बच्चा रोएगा नहीं तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी बॉडी में तो बाकी ऑर्गन्स फिर भी कुछ मिनट्स तक प्रोबेबली उसको सह सकते हैं, बट ब्रेन को 3 या 4 मिनट में ऑक्सीजन चाहिए। तो वो 3-4 मिनट में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ब्रेन को कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है, और उसको हम साइंटिफिक टर्म में आगे जाके सेरेब्रल पाल्सी लेवल करते हैं। ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, बैठने को, चलने को, बोलने को। सो डिपेंडिंग अपॉन ब्रेन के किस हिस्से को डैमेज हुआ उसके अकॉर्डिंगली बच्चे के सिम्टम आते हैं। कोई बोल नहीं पाता है बच्चा ठीक से, कोई सुनने में दिक्कत आती है, किसी की IQ अफेक्ट हो जाती है। तो सेरेब्रल पाल्सी का स्पेक्ट्रम काफ़ी बड़ा है, सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग बच्चे में अलग। सेरेब्रल पाल्सी नाम एक है पर हर बच्चा उसमें अलग होगा। बोलना, सुनना या फिर इंटेलिजेंस काफ़ी बच्चों में बिल्कुल नॉर्मल भी होता है, काफ़ी बच्चों में अफेक्टेड होता है। लेकिन मांसपेशियों की बीमारियां जो हैं, मांसपेशियां टाइट होती हैं और कुछ मांसपेशियां कमज़ोर भी होती हैं, वो ऑलमोस्ट सेरेब्रल पाल्सी के हर बच्चे में होता है। ओके, और वो एज ए पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन मेरा काम उससे डील करना है। तो अब जब मांसपेशियां टाइट हैं तो बच्चे के लिए चलना, बैठना सब मुश्किल होता है, और बस उसका सॉल्यूशन, उसके कॉन्सिक्वेंटली उसके जो माइलस्टोन्स हैं, नॉर्मली एक बच्चा गर्दन 3 महीने पर संभालता है, 6 महीने पर बैठने लगता है, 1 साल के आसपास चलने लगता है। तो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे में मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारे माइलस्टोन्स डिले हो जाते हैं। ओके, और दैट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम। पेरेंट्स को ये दिखाई देने लगेगा कि 3 महीने हो गए बच्चे ने गर्दन नहीं संभाली, 3 से 6 महीने तक नहीं संभाली, तो दैन इट इज़ अब नॉर्मल। तो अगर पेरेंट्स को कभी भी ऐसा लगे कि पैदा होने के बाद बच्चे के माइलस्टोन्स डिले चल रहे हैं, 6 महीने तक उसने गर्दन नहीं संभाली है, या 1 साल तक 9 महीने 10 महीने तक 1 साल तक बैठना नहीं शुरू किया, तो दैट्स अ काइंड ऑफ पॉइंटर। ये एक इशारा है कि प्रॉब्ली बच्चे को कुछ न, और भी कई सारी बीमारियां जिनमें ऐसा होता है, बट सेरेब्रल पाल्सी उनमें से काफ़ी कॉमन है। तो फिर वही बेटर टू कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन, इवन बच्चों के डॉक्टर, क्योंकि वो तो हर जगह अवेलेबल होते हैं, और अ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन। बिकॉज सेरेब्रल पाल्सी में फिर वही बात है कि अगर हम जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना हम आगे प्रॉब्लम्स को बचा पाएंगे। क्योंकि अगर मसल्स टाइट काफ़ी लंबे समय तक एक्ट करेंगी, जिस मसल ने ऐसे एक्ट करना था वो टेढ़ी चलेगी तो हड्डी को भी टेढ़ा कर देगी, देन प्रॉब्लम्स मल्टीफोल्ड बढ़ जाती हैं। राइट डॉक्टर, आपने और भी तरह की बीमारियों का इलाज किया होगा, क्योंकि अगर हम नाम की बात करें तो SCFE, CTEV, CVT, रेडियल क्लब हैंड, CDK, ये किस तरह की बीमारी है? क्योंकि ये भी बच्चों की बीमारियां हैं। इस बीमारी से सफर करने वाले बच्चे को भी पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ही जाना चाहिए। बिल्कुल, ये जो आपने जितनी बीमारियों के नाम लिया, SCFE या फिर CVT, SCFE मैं बताता चलो, स्लेप्ट कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस बोलते हैं उसको। CVT है कॉन्जेंटल वर्टिकल डिजीज़, रेडियल क्लब हैंड। तो CVT कॉन्जेंटल, जैसे नाम कह रहा है, पैदाइशी फुट और एंकल की बीमारी है। उसमें एक बोन की ओरिएंटेशन थोड़ी टेढ़ी होती है, जिसकी वजह से पैर में काफ़ी टेढ़ापन आता है। रेडियल क्लब हैंड में 2 बोन्स होती हैं, फोरआर्म, जो हमारी फोरआर्म है, तो इसमें से 2 बोन में से 1 बोन एब्सेंट होती है, तो उससे हाथ टेढ़ा होने लगता है। तो ये सारी ऑफ कोर्स आपने ठीक कहा पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स हैं। और अब इंडिया में पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स काफ़ी एडवांस हो गई है, और साइंस तो ऑफ कोर्स एडवांस हो ही रही है। तो अगर ये ठीक समय पे प्रेजेंट करते हैं तो इन काफ़ी डिजीज़ में हम टाइमली इंटरवेंशन से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी ला सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि पेरेंट्स में ये अवेयरनेस आना कि इस बीमारी के लिए हम ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएं या उसमें भी स्पेशलाइज्ड पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, ये भी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपके हॉस्पिटल के बारे में भी जानना चाहूँगा, या जहां आप काम करते हैं उसके बारे में भी जानना चाहूँगा कि क्या वो एक्सक्लूसिवली बच्चों के ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट के लिए ही जाना जाता है, वहाँ पर तमाम ऐसी बीमारियों
उसका ही इलाज होता है? क्योंकि आपने बताया कि पहले आप ऑर्थोपेडिक सर्जन थे और पिछले कुछ सालों में आपने रियलाइज किया कि पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी इज अ डिफरेंट थिंग। इसमें ज्यादा स्पेशलाइजेशन है, बच्चों के बोन्स कार्टिलेज डिफरेंटली बिहेव करते हैं, उनको ट्रीट डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। तो मैं यही सवाल आपसे करना चाहूंगा कि क्या आप जहां काम करते हैं वहां पे बच्चों के बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम को ही ट्रीट किया जाता है? और दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, एक ही साथ मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें, ये जितनी भी कॉन्जेनिटल डिजीज है, क्या ऐसा होता है कि दादा में वो बीमारी हो, पेरेंट्स में नहीं हो, फिर बच्चों में एपियर हो जाता है, मतलब वो अकर करने लगता है, या फिर पेरेंट्स में वो प्रॉब्लम होती है और वो जीन्स के सहारे अपने आप को एक्सप्रेस करने लगता है बच्चों में? ये किस तरह की बीमारी होती है, कॉन्जेनिटल डिजीज या कंसीव जब माताएं करती हैं उस दरमियान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिस वजह से बच्चों में वो ये प्रॉब्लम आती है? जरा इस कॉन्जेनिटल डिजीज के बारे में भी बताएं। तो ये दोनों सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ठीक है, मैं आपको दोनों सवालों को जवाब दूंगा। आपका पहला सवाल था हमारे हॉस्पिटल के बारे में। सो मैं सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद सेक्टर 8 में काम करता हूँ। सो वहाँ पर दैट्स अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी। वहाँ सारी स्पेशलिटीज़ हैं, सिर्फ पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स ऑफ कोर्स नहीं है, और सारी दैट्स अ वेरी वेल ग्रूम्ड और काफ़ी आज सारी स्पेशलिटीज़ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स इज ए पार्ट ऑफ देम। सो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट की बात करूं जो मैं वहाँ पे हेड करता हूं, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स हमने एक वहाँ पे अलग से डिपार्टमेंट, एक सेंटर ऑफ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स डेवलप करना स्टार्ट किया है। एंड वी आर मैनेजिंग ऑल काइंड्स ऑफ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स डिसऑर्डर। सारे बच्चों की जो बोन एंड जॉइंट की डिजीज़ है हम वहाँ पर उनको मैनेज कर रहे हैं। और वी हैव इंक्लूडिंग मी, हम लोग तीन लोग हैं जो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स को मैनेज करते हैं। वी हैव अ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। सो इन नटशेल आई विल से कि वी आर ऑलमोस्ट वेल इक्विप्ड, फुल्ली इक्विप्ड टू हैंडल ऑल पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स एट सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद। नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर्स विच वाज रिगार्डिंग कॉन्जेनिटल डिजीजेस, वो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे अच्छा याद दिलाया, मेरे दिमाग से निकल गया था। बिकॉज जितने भी बच्चे मेरे पास पेरेंट्स लेकर आते हैं पैदाइशी बीमारियाँ, मैं उनके फेस पे रीड कर सकता हूँ और कई बार वो पूछ भी लेते हैं। एक बहुत गिल्ट की फीलिंग होती है उनके अंदर। ओके, अगर किसी के बच्चे का पैर टेढ़ा है या छोटा है या फिर है ही नहीं, तो उनको बहुत बुरा लग रहा होता है। जैसे ही बच्चा पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन होता है, तो उनको सबसे बड़ा गिल्ट ये होता है कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमसे तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो ऐसे सभी पेरेंट्स को मैं आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज देना चाहूँगा, उसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है, उनकी कोई गिल्ट नहीं है, उनको गिल्ट नहीं रखनी चाहिए, उनका कोई फॉल्ट नहीं है। बिकॉज व्हाट दे हैव डन, दे हैव जस्ट, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस। जेनेटिक एक पार्ट है, कई बार और भी कुछ इश्यूज होते हैं जो शायद समझाना साइंटिफिकली मुश्किल है, बट पेरेंट्स के इसमें कोई गलती नहीं होती है, नंबर 1। सेकंड, आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा था कॉन्जेनिटल डिजीज़ या जेनेटिक डिजीज़ कैसे प्रेजेंट करती हैं। जेनेटिक डिजीज़ डोमिनेंट, रिसेसिव, दो तरह की होती है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी फैमिली में रन कर रही होती है कि दादा को भी, फादर को भी, फिर बच्चे को भी, या फिर मदर को और बच्चों को है। पर कई बार कुछ ऐसे भी होती है कि रिसेसिव के वो बच्चों में जीन जो है वो डिफेक्टिव था बट पार्शियल था। 2 जीन्स होते हैं, तो एक जीन पार्शियल ठीक था, एक नॉर्मल था, तो जिसकी वजह से उसमें सिम्टम नहीं आए पेरेंट्स में, बट अब बच्चे में दोनों जीन्स अफेक्टेड हैं, तो बच्चे में वो सिम्टम आ गए। तीसरी वजह जेनेटिक डिजीज़ की क्या होती है, हम उसको म्यूटेशन बोलते हैं, कि पहले पेरेंट्स में कोई या पूरी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था, बट अब बच्चे की जब ऑर्गेनोजेनेसिस, जब बोन शरीर में ऑर्गन्स बन रहे थे प्रेगनेंसी में, तो तब उसके जीन्स में कोई ऐसा म्यूटेशन या जीन्स में चेंजेस हो गया। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले फैमिली में भी होगा तो ही आएगा, बट जीन्स में कैसा डिफेक्ट है उस पर डिपेंड करेगा। उस पर डिपेंड करेगा। मैंने इसलिए ऐसा सवाल किया क्योंकि कई सारी बीमारियां अगर आप उसके बारे में जाने तो पता चलता है कि वो दादा में था, पेरेंट्स में रिसेसिव रह गया और बच्चों में फिर से एक्सप्रेसिव हो गया, डोर्मेंट हो गया। तो ये जेनेटिक्स में पढ़ाया भी जाता है कि इस तरह की बातें होती हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छे से बताया। अब साथ ही साथ मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि एक जनरल पेरेंट्स को जिनके बच्चे ठीक ठाक पैदा होते हैं, उनको अपने बच्चों के बोन के लिए क्या केयर करना चाहिए? क्योंकि सोसाइटी में बहुत तरह की भ्रांति है
एक बहुत सारे लोग कहते हैं वीकेंड डाइट शुरू कर दो, दूध मत पिलाओ। कई जगह पे बातें चलती है कि बहुत ज़्यादा आप कैल्शियम मत दो, उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो बहुत तरह का कंफ्यूजन होता है। अगर आप कैल्शियम नहीं देते हो, दूध नहीं देते हो, तो क्या बोन मजबूत रह पाएगा, ये भी सवाल बहुत उठता है। आजकल बच्चे ज़्यादातर टाइम एसी में रहते हैं, उससे बोन्स कितना इफेक्टेड होता है, वो भी एक बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि जिनके बच्चे ठीक भी हैं, हेल्दी भी हैं, उनको, और वो ग्रो कर रहे हो, अपने बच्चों को ग्रूम कर रहे हो, तो उनको अपने बच्चों को ठीक ठाक रखने के लिए क्या टेक केयर करना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है हमारे दर्शक ये बात जरूर जानना चाहे होंगे कि एक नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स को अपने बच्चों की ग्रूमिंग के लिए क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ ये एसी और तमाम चीज़ों को लेकर के उस पर भी कितना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत तरह की भ्रांतियां, इसलिए मैं ये आपसे समझना चाहूँगा। बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसे बताया विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, एक तो वो इम्पॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में पिछले कुछ सालों से ज़्यादा देख रहा हूँ, बच्चों में ओवरवेट और ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसकी 2-3 वजह हैं। फास्ट फूड, जंक फूड इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न। शुगर कंटेंट ऑफ फूड जो हमारे हर फूड में है वो एक रीज़न है। तीसरा फिज़िकल इनएक्टिविटी। अगर मैं हर डे टू डे अपनी ओपीडी में हर दूसरे बच्चे के बात बोल रहा होता हूँ और आपके थ्रू शायद मैं काफ़ी सारे पेरेंट्स और बच्चों तक पहुँच पाऊँगा, तो मैं 2-3 बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। नंबर 1, बच्चों को सन एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी डेफिशिएंसी मैंने बताया बहुत कॉमन है। विटामिन डी के कुछ सोर्सेज ये हैं हमारे पास। गुड सोर्सेज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, कर्ड, चीज़। लेकिन अडल्ट्रेशन और उस सब के चलते प्रॉब्ली उसमें भी वी कैन नॉट फुल्ली रिलाई। बट सनलाइट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, और उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। प्रेफर टाइम जिससे विटामिन डी अच्छा बनता है वो कहा जाता है 10 से 3 बजे, पर बहुत तेज़ धूप भी है। दूसरा एक डायरेक्ट स्किन एक्सपोजर टू सनलाइट। तो मैं बहुत बार पेरेंट्स को बताता हूँ कि 10-11 के आसपास बच्चों को 10 मिनट 15 मिनट जितना भी कर सके, डिपेंडिंग ऑन कितनी तेज़ धूप है, उनको कम से कम कपड़ों में धूप में थोड़ा एक्सपोजर दो, ताकि डायरेक्ट स्किन का एक्सपोजर हो तो विटामिन डी बनेगा। नंबर 1। सेकेंड, फिजिकल एक्टिविटी, कीप दम एक्टिव इन स्पोर्ट्स सो दैट ओवरवेट और ओबेसिटी जो हमने कई सारे डिजीज़ डिस्कस की उनमें ओवरवेट और उसका भी रोल होता है, जैसे स्लिप कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस में। और अदरवाइज भी, बिकॉज ये तो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स एक स्ट्रीम है, पर अगर एज ए होल बॉडी, होलिस्टिक बॉडी की हम बात करें तो भी ओवरवेट और ओबेसिटी इज़ अ मेजर डेटरेंट फॉर अ गुड हेल्थ। कीप दम फिजिकली एक्टिव। जंक फूड, शुगर कंटेंट ऑफ फूड शुड बी रिड्यूस टू अ मिनिमम। एंड ऑफ कोर्स अगर हम एक्टिव रखते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आई थिंक वी कैन टेक केयर ऑफ आवर किड्स इन वेरी गुड वे। तो थैंक यू डॉक्टर, आपने आज बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जब ये वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पर अपने बच्चों का प्रॉपर केयर करेंगे, और उन्हें बहुत सारी जानकारियां मिल सकेंगी कि बच्चों में किस किस तरह की बीमारी हो सकती है। जो पेरेंट्स बनने वाले हैं उन्हें भी पता चलेगा कि आखिरकार कॉन्जेनिटल डिजीज भी किस तरह की होती हैं, या बच्चे पैदा होते हुए भी, जैसे आपने सेरिब्रल पैल्सी की बात की, तो उस तरह की भी बीमारी हो सकती है और क्यों हो सकती है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी पेरेंट्स को गिल्ट फीलिंग रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बच्चों में किसी तरह की बीमारी होती भी है तो उनमें किसी तरह का गिल्ट होना नहीं चाहिए। फौरन उन्हें बेहतर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और डॉक्टर सोमेश विरमानी जैसे डॉक्टर जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल पूरे तरीके से बच्चों के लिए डिवोट कर दिया है, समर्पित कर दिया है, तो निश्चित तौर पर ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। या ऐसे पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आपके बच्चों में इस तरह की कोई भी बीमारी या उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो डॉक्टर सोमेश विरमानी, हमारे साथ शामिल होने के लिए, इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो इस विशेष पेशकश में इतना ही। TV9 पर आप लगातार जुड़े रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए, ताजा तरीन खबरों के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।